हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईपीएससी स्टूडेंट में। हम पढ़ रहे थे मौर्यकाल। मौर्यकाल हमने ख़त्म कर लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया है मौर्य उत्तरकाल। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य उत्तरकाल। आप लोग को हमारा सेशन कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप ही का चैनल है ये। आप जो भी कुछ भी आपको समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका भाई होने के कारण, आपका भाई जो भी समझें आप, है ना, तो मैं आपको सारा कुछ बता सकता हूँ। जो मुझे आएगा वो मैं पक्का बताऊँगा। इसके अलावा जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें सीरीज़ का और जुड़ सकें। हम एशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एशियन हिस्ट्री में हमारा ये लेक्चर जो है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तरकाल के बारे में, है ना। अभी तक हमने जो है मौर्यकाल के बारे में वेद, उपनिषद, आरण्यक, है ना, पुराणों के बारे में, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये सारी चीज़ें जो हमने इस ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और बौद्धिज्म, जैनिज्म, सब कुछ हम लोग ना पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आज मौर्य उत्तरकाल। तो बिना देरी किए हुए हम चलते अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो मौर्य उत्तरकाल हम देखेंगे। इसमें जो है स्थानिक या जो है ब्राह्मण शासक होंगे, और एक तरफ हमारे जो देसी राज्य हैं वो रहेंगे, एक तरफ जो हमारे विदेशी राज्य होंगे वो आएंगे, है ना, जो आक्रमण होगा, क्योंकि यवन शासक आएंगे मुख्यतः जो है उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से, है ना। इस तरीके से जो है ये होगा। तो एक बारी मैं आपको कहानी बता देता हूँ सारा। जैसे मौर्योत्तर काल में होगा क्या, मौर्य काल का इसमें क्वेश्चन भी बनता है मौर्योत्तर काल से। कई बारी पूछा गया है क्वेश्चन कि जो है मौर्य काल का जो समाज उत्तर वैदिक काल की समाज की तुलना में ना बेहतर था, टिप्पणी करें। तो मैंने जो है आपको वैदिक काल के समाज के बारे में पढ़ाया था, मौर्य काल के समाज के बारे में भी पढ़ाया था, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब जैसे जो मौर्योत्तर काल है वो दो तरीके से होता है। एक स्थानिक या ब्राह्मण शासक होते हैं, एक यवन शासक होते हैं। पैरेलल दी इंडिया में दो तरीके के शासन चलते हैं। एक तरफ स्वदेशी राज्य होते हैं, एक तरफ विदेशी राज्य होते हैं। स्वदेशी राज्य में उसका जो विस्तार होता है उसको हम देखेंगे, जिसमें देखेंगे पूर्वी गंगा घाटी, दक्कन का मैदान होगा, सुदूर दक्षिण में जो है हमेशा भारतीय राज्य वहाँ पे बने रहेंगे। और जिसमें हम शुंग देखेंगे, कण्व वंश देखेंगे, सातवाहन वंश देखेंगे, वाकटाक, तोसली, इस तरीके के हमारे वंश जो स्वदेशी वंश होंगे वो चलेंगे। और जो बाहर से यवन की तरफ से और यूनानी जो शक, पहलव, इन तरीके से जो आक्रमणकारियों जो विदेशी अगर राज्य होंगे उसमें भी देखेंगे हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, पश्चिम व मध्य भारत क्षेत्र हो गए। ये पूरा क्षेत्र में ये फैले होंगे, इनका जो क्षेत्र होगा। और यहाँ पे जो है हिंदी यूनानी शासक होंगे जिनको इंडो ग्रीक बोला जाएगा। सिथियन भी आएंगे, पार्थियन आएंगे, कुषाण, है ना। पार्थियन को पहलव बोलते हैं, सिथियन को शक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे शासक हमको, सारे वंश हमको देखने को मिलेंगे। जिसमें भारत के स्वदेशी राज्य में हम पहले शुंग वंश की चर्चा करेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो मतलब 185 बीसी के लगभग जो है आते हैं, शासन में आते हैं, और 75 बीसी तक लगभग मगध में शासन करते हैं। उसके बाद कर्ण वंश आ जाते हैं 75 बीसी में, जिसमें वासुदेव जो है कर्ण वंश की जो है नींव रखते हैं, और मगध में वो शासन करते हैं 75 बीसी से 30 बीसी तक लगभग उनका भी शासन होता है। इसके अलावा फिर हम उसके बाद देखेंगे सातवाहन साम्राज्य का, जिसमें सिमुक जो है ना एक करके शासक आते हैं, वो दक्कन में इनका क्षेत्र होता है। और ये 60 बीसी से जो है 225 एडी तक जो है शासन इनका जो है सातवाहनों का होता है। इसी के पैरेलल में एक हम और देखेंगे। इसके बाद 225 एडी के बाद देखेंगे जैसे कि एक वाकटक साम्राज्य आता है, वाकटक वंश, जिसमें जो है विंध्य शक्ति जो है दक्कन की तरफ
300 AD से 500 AD तक शासन इनका चलता है। और भारत में जो विदेशी राज्य हैं उनके भी शासन जो है लगातार इसी पैरेलल रूप में ही चल रहे होते हैं, जिसमें हिंद यूनानी, हिंद बैक्ट्रिया, हिंद एवन, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब के जो क्षेत्र है वहाँ पे इनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ होता है। और ये जो है ना 55 BC से लेकर के 180 BC से लेकर के 55 BC तक का इनका भी पूरा शासन फैला हुआ होता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर जिसमें हम देखेंगे सिथियन मतलब शाक पहलव, तो इसमें जो शक वंश आता है जिसको सिथियन वंश भी बोलते हैं, वो जो 50 BC में आते हैं और 400 AD तक रहते हैं। उसके बाद जो है पार्थियन आते हैं। पार्थियन को भी आप देखोगे तो वो भी जो है पहलव आते हैं, जिसमें 20 AD से लेकर के 225 AD तक रहते हैं। कुषाण वंश आता है। उसके बाद कुषाण वंश आते हैं। कुषाण वंश भी आते हैं तो वो जो है 30 AD से लेकर के 275 AD तक वो भी रहते हैं। तो प्रमुख जो स्वदेशी राज्य होते हैं उसमें शुंग, कर्ण और सातवाहन, वाक्टक होते हैं। अन्य में जैसे कई राज्य और आ जाते हैं, जिसमें कलिक के जो है तोसली साम्राज्य आते हैं, अहिर एक साम्राज्य, एक इक्ष्वाकु वंश है, ये भी देखने को मिलते हैं ना। तो ये सब होता है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट अब देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखो जो मुख्यतः जो पूर्वी व दक्षिण भारत में ये फैले होते हैं, शुंग वंश, काड़वा वंश, सातवाहन वंश, इक्ष्वाकु वंश, वाक्टक और चाणक्य वंश और चेदी वंश आते हैं, जो स्वदेशी राज्य होते हैं। विदेशी राज्यों में हम हिंदी, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण को देखते हैं। इसके बाद ब्राह्मण राज्य स्थापना का व राजधानी जो उसको हम याद करके रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो हमारा शुंग वंश है वो उसके जो फाउंडर होते हैं वो पुष्यमित्र शुंग होते हैं। जो बृहद्रथ राजा जो मौर्य वंश के अंतिम राजा को उन्होंने उनकी हत्या करके पुष्यमित्र जो है उन्होंने शुंग वंश की स्थापना करते हैं। पाटलिपुत्र व विदिशा इनकी जो है राजधानी होती है, देवभूति, है ना। और इसके अलावा सातवाहन आता है। सातवाहन में सिमुख, इनकी जो राजधानी होती है, प्रतिष्ठान होती है, पुलमावी इसके जो है फोर्थ। और कर्ण आते हैं वासुदेव जो पाटलिपुत्र के, सुशर्मा यहाँ के, है ना। इसके अलावा वाक्टक में जो है बिंदुशक्ति और जो है नंदीवर्धन व परवरपुरा इनका जो है वो होता है राजधानी। और पृथ्वीसेन फोर्थ इसमें जो है आते हैं। उसके बाद जो है शुंग वंश देखेंगे। शुंग डायनेस्टी को हम पहले ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा शुंग डायनेस्टी पहले स्टार्ट, ठीक, शुंग। तो पहले हम शुंग को देखेंगे। तो शुंग वंश में हमारा परिचय पहले, ठीक। तो संस्थापक इसके जो है पुष्यमित्र शुंग, पाणिनि भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण, पाणिनि इनकी जो है भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण होते हैं। कालिदास जो है ना वैम्बिक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण, ठीक है। और शुंग के जो पूर्वज होते हैं उज्जैन की तरफ से होते हैं, उज्जैन से। और पुष्यमित्र शुंग जो है संस्थापक होते हैं, अग्निमित्र और सुज्येष्ठ इनके ही वो होते हैं। इसके अलावा वसुमित्र और देवभूति अंतिम शासक इनका होता है, लास्ट रूलर इनका देवभूति होता है। देखो यहाँ पे दिया है देवभूति, इनका राष्ट्र रूलर कौन होता है शुंग वंश का, तो देवभूति होता है। इनका पुलमावी फोर्थ होता है, सुशर्मा होता है, इनका पृथ्वीसेन फोर्थ होता है, ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखेंगे तो 185 से 149 है ना BC तक ये रहते हैं। शुंग वंश का संस्थापक जो है मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति होता है। ये 185 BC में जो है बृहद्रथ की हत्या करता है, उसके बाद स्थापना करता है इस राज्य की। औदभिज अचानक उठने वाला ये साम्राज्य होता है। सर्वतात का जो संकट होता है, वैदिक पुनर्जागरण का ये काल होता है ना। फिर से क्योंकि ये जो वैदिक धर्म है उसका फिर से उत्थान हो जाता है ना। वैदिक धर्म का उत्थान देखने को मिलता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
वैदिक पुनर्जागरण का काल होता है ना। कारण क्या होता है, शुंग जो है ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होते हैं। और फिर अब जो मतलब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल का वैदिक काल आता है, लोग जो है पूजा पाठ और युद्ध हो गए, वो क्या नाम है, यज्ञ वगैरह से भागने लगते हैं। लोग जो है ज़्यादातर ब्राह्मण और जैनिज्म को अपनाने लगते हैं। तो फिर से एक बार वैदिक पुनर्जागरण का काल आता है इनके समय में, और लोग फिर से ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। फिर अयोध्या अभिलेख का एक आता है, जिसमें पुरोहित पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उसके बाद अन्य कई कार्य इन्होंने किए, जैसे हिंद यूनानी है ना शासक मिनांडर को हराया, और इन्होंने सांची का स्तूप की जो है रेलिंग का जीर्णोद्धार है ना, जो है जीर्णोद्धार लकड़ी से लकड़ी के स्थान पर इन्होंने पत्थर का बनवाया ये, ठीक। उसके बाद जो है अशोक द्वारा निर्मित जो भरहुत स्तूप सतनाग में था, उसको भी इन्होंने सही करवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद अन्य शासक आते हैं इसमें, जैसे अग्निमित्र आता है, हैं। तो कालिदास जो है उसके बारे में लिखे हैं मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र होता है, वो महाकवि कालिदास रचित किए हैं। मालविकाग्निमित्रम का जो है नायक वो होता है बौद्ध धर्मावलंबी भगवती कौशिकी, है ना, बुद्धिस्ट फॉलोवर ये होता है। और भागभद्र तक्षशिला के जो है यमन राजा एंटिआल्किड्स का राजदूत जो है हेलियोडोरस, ये भागवत धर्म अपनाता है और विदिशा वेशनगर उसको बोलते हैं, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, ठीक है। ये मालविका अग्निमित्रम। अब देखेंगे देवभूति जो है इसका अंतिम शासक होता है। 75 BC में वासुदेव द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और कण्व वंश की स्थापना कर दी जाती है। कण्व वंश को ही शुभनृप्य वंश भी कहा जाता है उसको। अंतिम शासक इसके जो है ना सुशर्मा होते हैं, ठीक है। ये देखो, अब देखेंगे हम सातवाहन या जो है आंध्रभृत या जो है आंध्र जातीय वंश एक है इसके बारे में, ठीक। तो सामान्य परिचय इसका देखेंगे, प्रमुख जो शासक है, अन्य तथ्य उसके बारे में। तो सातवाहन के बारे में श्रीमुख जो है इसका संस्थापक होते हैं, और सतकर्णी प्रथम आते हैं, हाल आते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी आते हैं, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी में आते हैं, राजश्री सतकर्णी आते हैं, ठीक है। अन्य भी कई शासक होते हैं, तो इनके बारे में हम सामान्य परिचय देख लेंगे, ठीक। तो अभी हम जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी और इन लोगों के बारे में एक चीज़ हमने तो देख ही लिया, शुंग वंश के जो अन्य शासक वगैरह हैं, है ना। कर्ण के बारे में यही है, वासुदेव जो है जो कर्ण वंश है, ये थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, थोड़ा सा मैं अपने आप से भी बता देता हूँ। जैसे कर्ण वंश की स्थापना जो है ना वासुदेव करते हैं। क्षेत्र इसका मगध में होता है, जो आज का MP और छत्तीसगढ़ है। राजधानी इसका जो है विदिशा होती है। अंतिम शासक जो है इसका सुशर्मा सातवाहनों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। उत्पत्ति जो है ना ब्राह्मण जाति ऋषि कर्णों के वंश का होता है, ठीक है। अब जो सातवाहन वंश है उसके बारे में बताया जाता है कि जो है सातवाहन वंश है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक आपको परिचित करा देता हूँ। जैसे क्या है कि सातवाहन वंश जो है ना मौर्य वंश के पतन के बाद ना दक्कन क्षेत्र में महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित ये पहला वंश होगा, मतलब बहुत मजबूत वंश होगा ये। ऐसे इनने जो है ना इसके जो संस्थापक होते हैं वो तो मैंने आपको उसमें दिखाई दिया कि श्रीमुख, है ना। और राजधानी इसकी जो है ना प्रतिष्ठान होती है। प्रतिष्ठान औरंगाबाद जो आज का है वो वहाँ पे प्रतिष्ठान इनकी राजधानी होती है। और ये ना वाम मतलब पुराण, मत्स्य पुराण, है ना। और आंध्र सातवाहन आंध्र जाति ये होते हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है इनको सातवाहन वंश के राजा जो है ना ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे, ब्राह्मण वंश के थे ये। इसके अलावा मत्स्य पुराण में भी इनका जिक्र की मिलता है, जहाँ पे इनको कहा जाता है यह ना प्राचीनतम पुराण है। और मत्स्य पुराण सातवाहन शासकों को नामावली दी गई थी। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी, और लिपि इनकी जो है ना ब्राह्मी लिपि में। इसके जो मुख्य शासक हुए थे उसमें सतकर्णी प्रथम थे, जो ना
106 ईसी 106 से लेकर के 130 ईसा पूर्व तक ये थे। और उसके बाद आते हैं हाल जो है 20 से लेकर के 24 ईस्वी तक रहते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी आते हैं। इम्पोर्टेंट जो रूलर हैं वही मैं बता रहा हूँ। फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी आते हैं, वो 106 से 130 तक एडी तक रहते हैं। 106 एडी से लेकर के 130 एडी तक रहते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि सतकर्णी प्रथम ना 106 बीसी से लेकर के 130 बीसी तक रहते हैं, जबकि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी हैं वो 106 एडी से लेकर के 130 एडी तक रहते हैं। इसके बाद आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है। अब सतकर्णी जो प्रथम होते हैं वो जो है ना उनका उपनाम होता है, ठीक है, उनका उपनाम होता है, वो जो है दक्षिण पथ का स्वामी उनको बोला जाता है। और सातवाहन राज्य का विस्तार वो करते हैं पश्चिमी मालवा और नर्मदा घाटी विदर्भ तक। विवाह उनका जो है नागनिका से होता है ना। और बनवाया उन्होंने एक अभिलेख बनवाया था जो नाना घाट अभिलेख था महाराष्ट्र में। सतकर्णी प्रथम के द्वारा जो है 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था, 1 बार राजसूय यज्ञ करवाया गया था। ब्राह्मण को जो है ना भूमिदान भी जो है देने का प्रथा इन्होंने आरंभ कर दिया। सबसे ज़्यादा भूमिदान का प्रथा ये सतकर्णी सातवाहनों ने बहुत ज़्यादा भूमिदान किया था। इसके अलावा हाल जो इसके दूसरे राजा आएंगे, हाल सतकर्णी प्रथम के बाद हाल आते हैं ना। हाल ही भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे इसमें। तो इन्होंने 20 से 24 ईस्वी तक जो है ईसा पूर्व तक इन्होंने ना शासन किया। तो ये जो है ना सातवाहनों ने जो है पहली बार क्या किया, श्रीलंका का जो सिलोन पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था, श्रीलंका के सिलोन में। ठीक, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आक्रमण कर दिया था। और क्या किया आक्रमण करके, है ना, तो इन्होंने वहाँ पे आक्रमण कर दिया था। और हाल का जो शासन काल था ना वो साहित्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था, क्योंकि उसमें जो है साहित्य वगैरह बहुत ज़्यादा लिखे पढ़े जाते थे। हाल ने खुद एक ना किताब भी लिखी थी जिसको गाथा सप्त बोला जाता है। सती प्राकृतिक भाषा इनका जो है, यह एक ना इनकी जो भाषा थी, इसमें जो इन्होंने क्या किया था, एक प्रेम कहानी लिखा था, इनकी जो बुक थी। और दूसरा ना इसी समय जो है एक गुणाढ़ वृत्त कथा कोश इन्होंने लिखा था। एक सरवर्मन थे, सरवर्मन ने जिन्होंने क्रांतक की रचना की थी इन्हीं के समय में संस्कृत भाषा में। और जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद इसके बाद इनके बाद आते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। वो क्या करते हैं, सबसे महान सातवाहन शासक होते हैं। और कारण उनके बारे में बताया गया है, जैसे जो शक शासक हैं ना वो नहपान को हरा करके ना राज्य का विस्तार किए थे। पश्चिमी मालवा नर्मदा घाटी तक उनका जो है विदर्भ तक विस्तार हुआ था, है ना। एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, जितने भी मतलब सातवाहन शासक हुए ना वो अपने माता के नाम से ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि उन्होंने वो क्या करते थे, अपने माता का नाम पहले लगाते थे अपने नाम से पहले। तो इसलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी उनका नाम था, लेकिन उन्होंने अपने माता का नाम लगवाया सतकर्णी। गौतमी मतलब उनके माता का नाम गौतमी था, है ना। वैसे पुलमावी ने अपने माता का नाम वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ठीक है। तो इसका मतलब जो महिलाएं थी उनकी स्थिति ऐसा माना जाता है कि सही थी, लेकिन ऐसा मतलब नामों में देखा जाता है बस। अब एक चीज़ और, गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय में जो है नासिक अभिलेख जो गौतमी बलश्री ने बनवाया था, इनके जो उपाधियों का उल्लेख उसमें किया गया था कि गौतमपुत्र जो सतकर्णी हो ना कौन कौन सी उपाधि धारण किया था, जिसमें उसको ना गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक जो है मात्र ब्राह्मण कहा गया था, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया था, वेदों का आश्रयदाता उसको बोला गया था, और वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी बोला गया था। जो नासिक का अभिलेख है गौतमी बलश्री ने बनवाया था ना। तो ये याद रखने वाली बात है कि नासिक का अभिलेख किसके परिप्रेक्ष्य में है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के परिप्रेक्ष्य में है। और इसको जो है बलश्री ने बनवाया था, गौतमी बलश्री ने बनवाया था, इसकी जो पत्नी थी उसने। इसके बाद आता है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जब आते हैं तो इस शासक है ना रुद्रदामन प्रथम की जो पुत्री से ये विवाह करते हैं।
और ये ना क्या करते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ये बेलौर तथा जो कृष्ण नदी के डेल्टा पर ना ये अधिकार कर लेते हैं। और अमरावती में जो है ना अशोक द्वारा जो बनवाए गए मतलब स्तूप थे उसकी ये मरम्मत भी करवाते हैं। और और भी कई काम इन्होंने किया, जैसे इनकी उपाधि, हाँ इन्होंने बहुत सारे उपाधि भी धारण किया। जैसे इन्होंने क्या क्या कि आंध्र का सम्राट इनको कहा गया, दक्षिण का पेशेवर कहा गया, सिक्का चलाया इन्होंने चलवाया था जिसमें ना 2 पतवार वाली जहाज बने थे तो उनको इन्होंने चलवाया था। इसके बाद जो यज्ञश्री सतकर्णी आते हैं वो अंतिम महान शासक होते हैं इस वंश के, और उन्होंने सिक्के चलवाए थे जिसमें ना जलयान बने हुए थे। फिर पुलमावी जो चतुर्थ है वो सातवाहन वंश का अंतिम शासक होता है। देखो अंतिम महान शासक और अंतिम शासक में दोनों में फर्क है, ठीक। अंतिम महान शासक जैसे मौर्य काल में अशोक था, तो अशोक के बाद भी तो शासक आए, लेकिन अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ थे। वैसे ही महान शासक जो आया था इसमें सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी के बाद दूसरा कोई शासक नहीं आया महान। उसके बाद पुलमावी चतुर्थ आया था, वही लास्ट रूलर था सातवाहन वंश का, अंतिम शासक था। सातवाहन राज्य का विघटन हुआ, फिर वो टूट करके ना विदर्भ वाकटक वंश आंध्र प्रदेश की तरफ ना, ये जो है विदर्भ की तरफ वाकटक वंश आ गया था, आंध्र प्रदेश की तरफ जो है इच्छाकु वंश आ गया, दक्षिण महाराष्ट्र के तरफ ना आम्भीर वंश आ गया, और कर्नाटक के तरफ ना कदम्ब वंश का जो है उदय हो जाता है, ठीक है। और कई तरीके का जैसे चीज़ें हुआ। अब मैंने आपको शासकों से परिचय करवा दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसमें फटाफट ये सब देखो। प्रमुख शासक के बारे में सिम्मुख सतकर्णी सब तो आप समझिएगा, पुलमावी चतुर्थ अंतिम शासक था, ठीक। सामान्य परिचय फटाफट देख लेते हैं इसका। तो लगभग जो है 400 वर्षों तक लंबा शासन किया था। सिम्मुख सिंधुक उसको सिप्रक बोला जाता था, वो यही जो है सुशर्मा का हत्या किया था, और यही जो है शासन रूलर पहला था, है ना। और महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश तक फैला था। इसकी राजधानी प्रारंभिक में जो है धान्य कटक मतलब अमरावती आंध्र प्रदेश में था। द्वितीय की इसकी राजधानी प्रतिष्ठान जो पैठन गोदावरी नदी के मराठा या औरंगाबाद की तरफ पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी भाषा प्राकृतिक भाषा का ये प्रयोग करते हैं। लिपि इनकी ब्राह्मी होती है। चिन्ह इनका जो है उज्जैन चिन्ह रेखाओं को के अंत में जो है ना 4 वृत्तों वाला ये होता है, ये देखो बना हुआ है, ठीक है, ये देखो 4 वृत्त बना हुआ है। इसके बाद इनकी जानकारी जो मिलती है वो मत्स्य पुराण से मिलती है। 30 राजाओं का नाम इसमें दिया हुआ होता है। और सातवाहन राज्य की जो है बात की गई, इसमें जो है उत्तर व दक्षिण भारत हेतु जो है मध्य सेतु का काम करते हैं, ठीक। अब देखेंगे जो इनके प्रमुख शासक सतकर्णी प्रथम था वो, और वो जो है नायनिका मतलब कनाना घाट है ना, अभिलेख महाराष्ट्र के जो पुणे जिले में इन्होंने बनवाया था, इसको नागनिका भी बोलते थे। सतकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी ना वो सतकर्णी, वाइफ ऑफ सतकर्णी, है ना। ब्राह्मणों को ये भूमिदानी देने का न प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलता है। 2 अश्वमेध यज्ञ तथा जो है एक राजस्व यज्ञ इसने करवाया था। और दक्षिणापति का इसको स्वामी बोला जाता था। तो दक्षिण पथपति या प्रतिष्ठानपति एवं जो है अपरित हित चंद इसको बोला जाता था, इसने उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं राजा दूसरे हाल जो आते हैं, तो सातवाहन का जो है ना हमारा जो है शासक तथा महान कवि ये होते हैं। और जो है इनका जो प्रमुख रचना होता है गाथा सप्तशती होता है। भाषण की प्राकृति प्रेम गाथा उसकी स्तुति होती है। ये देखो हल्का है गाथा सप्तशती, ठीक है, यही है। और इनके जो प्रमुख दरबारी विद्वान होते हैं वो गुणाढ़ की रचना जो है बृहत कथा पुस्तक इनकी होती है। सरवर्मन की रचना इन्होंने किया जिसमें कातंत्र है ना संस्कृत व्याकरण था। हाल की रानी का नाम था मलयवती, संस्कृत की ज्ञाता वो थी, ठीक है, मलयवती जी जो है ना संस्कृत की ज्ञाता थी, ठीक है। उसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी आता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छा रूलर होता है। और ये जो है सातवाहनों का जो है 23वां व सबसे महान शासक होता है ये, है ना। और ये संपूर्ण दक्षिणापथ पर प्रभुत्व इसका होता है। और ये जो है जानकारी का जो इसका स्रोत मिलता है ना, तो माता इसकी जो होती हैं गौतमी बलश्री का जो है एक नासिक अभिलेख होता है वहाँ से। और ये जो है इसने उपाधियाँ कई धारण की है जिसमें इसको
एकमात्र ब्राह्मण कहा गया, तो द्वितीय ब्राह्मण कहा गया, वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया, वेदों का आश्रयदाता इसको कहा गया, आगमन निलय बोला गया है ना। तो ये सारी इसको जो है उपाधियाँ मिली। इसके बाद जो है छहरात वंश के जो है शासक नहपान को सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पराजित किया था। और जो है छहरात राजवंश पश्चिम जो है ना क्षत्रपों की एक शाखा थी, जो मतलब इंडो सिथियन राजवंश था, जिसने जो है पहली से जो है 4वीं शताब्दी तक जो है पश्चिम तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था, उसी को इसने पराजित किया था। इसके अलावा नरजक व जो है आजकली ग्राम मतलब बौद्ध संघ को इन्होंने दान दिया। नासिक प्रशस्ति में कहा गया है, इसकी जो नासिक अभिलेख है महाराष्ट्र में नासिक में गुफा में इसने पांडव लेनी गुफाएं भी यहाँ पे है ना, ये देखो पहाड़ के अंदर ही सारी चीज़ें बनवाई है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी उसके बाद आता है ये। तो ये जो इसने उपाधि धारण की, दक्षिणा पथेश्वर अपने आप को बोला, आंध्र का सम्राट बोला, पुलोमा बोला अपने आप को। ये जो है कान्हेरी अभिलेख में जो है शक शासक रुद्रामन से जो है पराजित हुआ था ये, है ना। रुद्रामन की बेटी से विवाह किया इसने, और 2 पतवारों वाली जहाज और सिक्के का इसने अंकन करवाया था, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अन्य तथ्य जैसे सातवाहन में हमें जो है मातृ सत्तात्मक जो है ढांचे का भी आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर जो है ना रखने की प्रथा, जैसे जो है गौतमीपुत्र वशिष्ठ पुत्र आदि, है ना। लेकिन जो है सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, ठीक है, भले ही माता का नाम ही आगे लगा, लेकिन जो समाज था ना पितृसत्तात्मक समाज था। राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होते ना वो पुत्र ही होते थे, महिला कहीं नहीं दिखने को मिलती थी। काटक एवं जो है स्कंधावर सैनिक शिविर होते थे इसके। गौलमिक इसके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन करते थे। सैनिक टुकड़ी का प्रधान जो है 9 रथ 9 हाथी 25 घोड़े और जो है 45 पैदल सैनिक होते थे, ठीक है। सिक्के इसमें जो है अधिकांश सिक्के इसने शीशे के और पोटीन तांबे व कांसे की मुद्रा और सोने के सिक्के नहीं। भारी मात्रा में जो है रोमन सिक्के इन्हें चलवाए थे। यहाँ जो है कपास का जो है भारी मात्रा में उत्पादन होता था। इसके जो प्रमुख बंदरगाह होते थे वो भड़ौज का, गुजरात का जो भड़ौज वो बंदरगाह होता था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने नागार्जुन कोंडा और जो है अमरावती जो है सातवाहनों एवं जो है इच्छाकुओं के काल में जो है बौद्ध संस्कृति के ना महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे, ठीक है। इसके अलावा सातवाहन स्थापत्य कृतियों की बात करें तो उसमें जो है ये देखो कार्ले व जो है बिरसे गुफाएं पूरे महाराष्ट्र में है। और ये देखो सातवाहन शासक ने जो है अजंता और एलोरा गुफाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसके अलावा इच्छाकु वंश आता है उसके बाद, ठीक। तो थोड़ा सा हम भी बता देते इसके बारे में और आप सबको, जैसे देखिए सातवाहन लोग जो है ना लोहे का प्रयोग करते थे। लौह जिसमें जो है आस्क वारंगल और जो है करीम नगर से मिलता था। इसके अलावा जो सातवाहन थे वो ना पकी हुई ईंटें का प्रयोग करते थे, टाइल्स लगवाते थे, शौचालय बनवाते थे, भूमिगत ढकी हुई नालियाँ भी बनवाते थे। और जो इन्होंने धातुओं का भी प्रयोग किया जिसमें जो है आयरन का, और सिक्के भी इसके जिसमें जो है सर्वाधिक सिक्के आपको बता ही दिया मैंने शीशे का बड़ा हिस्सा जो है ये रोम से आयात करते थे, रोम से खरीद के लाते थे। अन्य भी इनके जैसे कई सिक्के थे, जैसे मैंने बताया तांबा का, कांस्य का, चांदी का भी था, है ना। इसके अलावा अब जो सातवाहन कालीन जो समाज था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सातवाहन कालीन जो समाज था ना, तो समाज में जो है वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। गौतमी बलश्री का जो नासिक अभिलेख उसमें का समाज में जो है वर्गीय विभाजन देखने को मिलता है। और जो है महाभोज, महारथी और महासेनापति जो है उच्च वर्ग होते थे। सातवाहन के जो है काल में ना नगर विकसित हो गए थे और जो है, ठीक है। तो सातवाहन के समय में क्या हुआ, नगर जो है ना विकसित हो गए थे, ठीक है। सातवाहन के समय में नगर विकसित हो गए थे, व्यापार भी विकसित हुए थे। व्यापार जो है ना सरनेम शहर का नाम उस समय करते थे व्यापारियों के नाम से, व्यापार के नाम से, ठीक। और सातवाहनों का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज नहीं था, वो जो पितृसत्तात्मक समाज था। राजा के नाम के आगे जो है राजा का माता का नाम भी लगता था। लेकिन जो है समाज में माताओं और महिलाओं का जो है सम्मान था।
परंतु जो समाज पितात्मक था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो है क्या सातवाहन में धर्म का भी वर्चस्व देखने को मिलता है। जो जैसे सातवाहन शासक जो है ना ब्राह्मण और वैदिक धर्म को फॉलो करते थे। ये ना वैष्णव मत को फॉलो करते थे, राम विष्णु कृष्ण भगवान की ये पूजा भी करते थे। सातवाहन जो है बौद्ध धर्म का भी सम्मान करते थे। बौद्ध धर्म हेतु जो ना इन्होंने बहुत सारे लैंड जो है दान दिया, मतलब भूमि दान दिया। और जो है अरावती स्तूप का जो इन्होंने ना क्या किया, मरम्मत करवाया था। और नासिक में इन्होंने नासिक व महाराष्ट्र में बौद्ध विहार भी बनवाया था। और बोधिसत्व का इन्होंने प्रचलन आरंभ किया, मतलब रहने दिया। बोधिसत्व का प्रचलन तो बहुत पहले से था। बोधिसत्व का प्रचलन जो था उसको इन्होंने उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं किया। इसके अलावा चैत्य का भी इन्होंने व्यवस्था की। जैसे बौद्ध धर्म में ना ये पूजा स्थल माना जाता था। और बौद्ध विहार और बौद्ध मठ का आश्रम भी इन्होंने बनवाया। जैसे सातवाहन के समय में प्रशासन जो है ना देखेंगे तो प्रशासन में जो है राजा ही सर्वोच्च होता था और राजा का दैवीय सिद्धांत होता था। और राजा की जो तुलना होती थी ना वो भगवान से होती थी, भगवान राम से की जाती थी। और राजा के मतलब शासन का जो आधार होता था वो धर्मशास्त्र के अनुसार ये लोग करते थे। राजा धर्म का मतलब रक्षक माना जाता था। शासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी, जो कि पहले भी होती थी, जब मौर्य काल था तब भी, है ना, और वैदिक काल में भी ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ग्राम होता था, ग्राम में प्रधान होते थे, उनको जो है गौलमिका कहते थे। आज भी प्रधान होते हैं, आज है ना। गौलमिका जो है ग्राम के प्रशासन का संचालन करते थे। और ग्राम से जो कर संग्रहित करना, उनका सेना, ये सारे काम उन्हीं करते थे। जो गौलमिका होते थे उनको जो गांव का प्रधान होते थे गौलमिका उनको कहते थे। गौलमिका को क्या करना होता था, 9 रथ रखना होता था, 9 हाथी रखना होता था, 45 सैनिक रखना होता था, 25 घोड़े रखना होता था। ये सब क्यों रखना होता था इनको, ताकि मतलब जब भी जो है सातवाहनों को जब ज़रूरत पड़ता था, जब राज्य को ज़रूरत पड़े, किसी कहीं पे आक्रमण करना है, कहीं पे कुछ करना है, तो यही लोग मतलब योगदान देते थे सैनिकों का, तब जाके आक्रमण करते थे, है ना। ठीक है। तो ही आक्रमण करते थे, तो यही लोग अपना योगदान दे करके सैनिक वगैरह यहीं से जाते थे। और जिला में जो है आहार होते थे। आहार जो है ना प्रमुख होते थे, जिसको जो है महामात्र या महामात्र बोला जाता था। इसके अलावा सातवाहन की अर्थव्यवस्था का बात करें तो सातवाहन जो है अर्थव्यवस्था ना इसका सुव्यवस्थित व सुसंगठित आर्थिक इसकी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें हम कृषि का वो भी योगदान देख सकते हैं, व्यापार का योगदान देख सकते हैं, उद्योगों का भी योगदान था। और कृषि अधिकांश इसके जो ना जो अधिकांश कृषि इसके जो ना केजी बेसिन, मतलब जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहाँ पे होती थी, और धान की रोपाई वहाँ पे होती थी। ब्राह्मण और प्लस जो बौद्ध है ना, ये जो दोनों को ये क्या करते थे, भूमि दान देते थे और टैक्स फ्री भूमि दान देते थे। प्रशासन से मुक्त था, वहाँ पे कोई प्रशासन टैक्स वगैरह नहीं लेता था। कावेरी का जो पट्टनम व्यापार जो है ना, पट्टनम व्यापार का जो है मुख्य केंद्र था। और श्रेणी में हम बता दें तो श्रेणी व्यवस्था में गिल्ड व्यवस्था इनका है ना, ये क्या करते थे, व्यापारी उद्योग और तथा जो कारीगर थे ना, उनका जो एक संघ समिति बना देते थे। उनका क्या कार्य था कि मतलब जो महाजनपद काल में पहले था ना, वैसे ही व्यापार के नियम और मापदंड और तथा गुणवत्ता का जो क्या करते निर्धारण करते थे। ठीक है, कि किस टाइप का क्या चीज़ होना चाहिए। उसके बाद अब हम आगे वाला जो वंश है उसके बारे में देखेंगे, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, हमारा इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए भाई लोग। ठीक, थोड़ा सा मुझे भी सहायता मिलता है आप लोगों से। ये है इक्ष्वाकु वंश। ठीक, हाँ, तो अब देखेंगे संस्थापक इसका, है ना, शांतिमूलक इसका संस्थापक। उत्पत्ति इसका पुराण में बताया गया है कि पुराण कहता है कि श्री पार्वती और आंधभित। धर्म इसका जो है पुरुष
इस होते थे ब्राह्मण, रानियाँ इसकी बौद्ध होती थी, बुद्धिज़्म। गजब कॉम्बिनेशन है इसका कि मतलब जो बुद्धिज़्म होती थी उनसे उनको ये रानी बनाते थे। ये पुरुष होते थे, ब्राह्मण होते थे, सातवाहनों के सामंत, है ना। तो इसमें सातवाहन का जो सामंत था वही इस वंश को लाया था। तो हम देख लेते हैं फटाफट। इक्ष्वाकु वंश हुई ना, ये क्षेत्र जो है ना, राजधानी जिसका जो है नागार्जुन कोंडा विजयपुरी है। चल इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अपनी तरफ से। जैसे इक्ष्वाकु वंश, ये क्या है ना, ये क्षेत्र जो है जहाँ पे इक्ष्वाकु वंश फैला हुआ था, ये क्षेत्र बेसिकली जो है देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। राजधानी इसके जो है विजयपुरी है ना, नागार्जुन कोंडा भी बोलते हैं उसको। मत्स्य पुराण में से ही जो ना पर्वतीय आंध्र कहा जाता है इसको। और ये जो है किस धर्म को फॉलो करते हैं, तो ये ना शैव मत, साथ ही बौद्ध धर्म का भी ये सम्मान करते हैं। ठीक, इतना ही मेरे को लग रहा है इसमें है क्या। हाँ, उसके बाद आता है चेदी वंश। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा आता नहीं। चेदी वंश आ गया। जो चेदी वंश जो है कलिंग का है। अशोक की मृत्यु के उपरांत यहाँ पे ना संभवतः जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में जो है ना चेदी वंश का उदय हुआ था। ठीक है, तो चेदी वंश का उदय हुआ था और ये जो है उड़ीसा में पड़ता है आज के, है ना। इसकी जानकारी जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। सबसे जो प्रमुख शासक यहाँ पे खारवेल थे, वही कलिंग, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन कुछ बन जाता है, बाकी यहाँ पे और कुछ है नहीं। जैन धर्म के वो अनुयायी थे। जैन साधुओं के लिए उन्होंने उदयगिरी में एक गुफा बनवाया था, उसी के बारे में देखो बताएगा। तो इनके जो जानकारी है हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का जो एक प्रतापी राजा था ना। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, है ना। और उदयगिरी उसने जो है जैन मुनियों के लिए एक उदयगिरी पहाड़ी में जो गुफा का जो है निर्माण करवाया था। बस इसके बाद आ जाता है वाकटक। वाकटक में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा ही है, क्योंकि इसके जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावी जो शासक होंगे उन्हीं को देख से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा लोगों से आता नहीं, है ना। तो इसका क्षेत्र जो होता है वाकटक का, वो जो है दक्कन होता है, महाराष्ट्र की तरफ। सातवाहन राज्य की जो समाप्ति के बाद ये आते हैं संस्थापक, इनका जो है ना बिंद शक्ति होते हैं, जो कि मतलब अधिकारी होते हैं उस समय सातवाहन वंश में। उन्हीं वही जो है ना इसका जो फाउंडर होते हैं। और पूर्वज मतलब सातवाहनों के तहत जो है विदर्भ में ये जो बिंद शक्ति है ना, उन्हीं का पुत्र होता है प्रवरसेन, जो मतलब बहुत ही अच्छा रूलर होता है, बहुत ही मतलब काबिले तारीफ इसके जो बुद्धि इसकी बहुत। और ये ना वाकटक वंश का एक प्रमुख शासक यही होता है प्रवरसेन। और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाता है, क्योंकि उस समय जितना अश्वमेध यज्ञ करवा उतना महान शासक माना जाता था। सम्राट की उपाधि इसने धारण की थी। उसके बाद एक शासक और आता है मेन, जो रुद्रसेन होता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, गुप्त वंश के महान शासक से इसकी पुत्री प्रभावती का शादी होता है ना। रुद्रसेन द्वितीय संरक्षिका इसकी जो प्रभावती होती है, इसकी मृत्यु हो जाता है। और जो है ये चक्कर ये होता है कि एक तरफ शक होते हैं, एक तरफ गुप्त होता है, तो बीच में पड़ जाता है इसका वाकटक साम्राज्य। वाकटक साम्राज्य को अब डिफेंड करना होता है ना, इसी वजह से जो है गुप्त साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं ना, इससे शादी कर लेते हैं, तो बफर स्टेट के रूप में इसको ना यूज करते हैं वाकटक को। ये कहानी होती है आगे चल के। ये देखो है, यही है ना वाकटक। इधर में है, इधर में नहीं, वाकटक ये है, इधर में गुप्ता ये होते हैं, और इधर में ये होते हैं, क्या नाम है, शक। तो ये बफर जो उनका काम करता है, तो यहीं से कांड हो जाता है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम। बिंद शक्ति जो है फाउंडर होते हैं। प्रवरसेन आते हैं फर्स्ट, रुद्रसेन, फिर पृथ्वीसेन, प्रवरसेन द्वितीय और पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, तो क्षेत्र इसका जो होता है दक्षिण भारत होता है। संस्थापक बिंद शक्ति 255 ईसा पूर्व। पूर्वज जो है सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक होते हैं। प्रवरसेन प्रथम जो है ना 275 से 335 AD तक रहते हैं। सम्राट की उपाधि धारण के 4 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। प्रवरसेन के पश्चात के बाद जो है वाकटक साम्राज्य 2 शाखाओं में
विभक्त हो जाता है। एक प्रधान शाखा होता है जिसमें रुद्रसेन प्रथम होता है, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल होता है, प्रवर सेन द्वितीय आता है, नरेंद्र सेन आता है, पृथ्वी सेन द्वितीय आता है। ठीक है, और वासीय वासागुलम शाखा आता है इसका। ठीक है, अब देखो गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ना अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो है विवाह वाकटक के जो नरेश रुद्रसेन द्वितीय थे ना, रुद्र है ना, नरेश जो है रुद्रसेन द्वितीय से करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और वाकटकों का जो राज्य है ना गुप्त एवं शको राज्यों के बीच में था। यहाँ जैसे ये देखो बीच में है। ठीक, तो बीच में था, तो विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। चूँकि उसके दोनों पुत्र जो है दिवाकर सेन एवं जो है ना दामोदर सेन अब जो है अवयस्क थे, तो प्रभावती जो गुप्ता ने क्या किया, शासन संभाला। और यह जो है ना काल वाकटक गुप्त संबंध का जो है स्वर्ण काल माना जाता है। तो क्या हुआ, क्योंकि इनकी लड़की है इस साम्राज्य की, ये पिता है, ये बेटी है, तो अब दोनों में रिश्ता तो अच्छा रहेगा ही। ठीक, अब देखेंगे वाकटक साम्राज्य का जो कला एवं साहित्य है उसके बारे में, है ना। तो इस समय जो है अच्छा, प्रवर सेन द्वितीय जो है ना एक मराठी प्राकृतिक काव्य थे, सेतुबंध थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है राजकवि जो कालिदास ने जो है ना कुछ समय तक जो है प्रवर सेन द्वितीय को जो है राज्यसभा में निवास किया था, और वहाँ उन्होंने उनके जो है सेतुबंध का शोधन किया तथा जो है वैदर्भी शैली में अपना एक ना काव्य जो है लिखा था, मेघदूत। ठीक है, मेघदूत का यहीं पे विदर्भी शैली में लिखा था इन्होंने। इसके अलावा व्याघ्रदेव थे जो पन्ना में जो है नाचना कुठार मंदिर का निर्माण करवाए थे। तो ये देखो वाकटक नरेश जो है पृथ्वी सेन द्वितीय के जो है सामंत व्याघ्रदेव थे, जिन्होंने नाचना कुठार व जो पार्वती देवी मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। भारत के सबसे पुराने पत्थरों से जो है बने मंदिर में से एक था ये, है ना। अजंता का 16वां व 17वां गुफा विहार, 19वें गुफा चैत्य का निर्माण इन्होंने करवाया था। उसके बाद आ जाता है भारत पर जो है यौन आक्रमण। ठीक है, भारत पे यौन आक्रमण, तो अब हम देख लेते हैं भारत पे यौन आक्रमण के बारे में। भारत में जो विदेशी राज्य हैं उसमें, है ना, तो इसमें आते हैं हिंदी, यूनानी, एक आते हैं फिर शक, फिर पहला और कुषाण। ठीक, ये 4 आते हैं। इसमें हम पहले हिंदी यूनानी को देखेंगे। तो इसके में जैसे हिंदी यूनानी जो शासक होते हैं 180 BC से लेकर के ना 55 BC तक रहते हैं ये। इसमें जो है सिकंदर ने जो जब रोम से जो है पाकिस्तान तक एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था, उसी में से ये होते हैं। और मृत्यु इनकी जो है होती सेनापति इसके जो है सेल्यूकस निकेटर ना राज्य का विस्तार किया होता है। फिर जब सेल्यूकस निकेटर का डेथ हो जाता है तो साम्राज्य का विघटन हो जाता है। फिर जो ना डायोडोटस प्रथम एक आता है, वो बैक्टीरिया राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद ना उसी में आता है डियोडोटस प्रथम और डियोडोटस द्वितीय आता है। फिर डिमिट्रियस आता है, उसी में एक आ जाता है डिमिट्रियस के बाद जो है मिनांडर। ये इसके प्रमुख शासक होते हैं। ठीक, और 190 BC में जो है भारत पर ये जो ना आक्रमण करते हैं। पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अधिकार कर लेते हैं। भारत में राजधानी इनका सियालकोट साकल में होता है। मिनांडर आता है, हिंदू यूनानी वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और भारत आकर एक ना ये व्यक्ति से मिलता है, ये नागसेन होते हैं। और नागार्जुन नामक जो है बौद्ध भिक्षु से इनकी मुलाकात होती है। तो ये ना परिचर्चा के बाद जो है ना मिलिंद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, बौद्ध धर्म है ना। तो इसीलिए एक नागसेन की जो है ना नागार्जुन का एक है, वो क्या नाम है बुक, जिसमें जो है ना वो मिलिंद पन्हों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्हीं के बारे में चर्चा है ना। तो देख लेते हैं फटाफट। तो हिंदी यूनानी जो है इसमें जो है डेमोट्रियस मिनांडर आते हैं। शक में जो है उत्तरी क्षत्रप और तक्षशिला व मथुरा का जो होता है। पश्चिमी क्षत्रप में नासिक व उज्जैन होता है। 6 रात वंश का जो है नाहपान और कार्दमक या चष्टन वंश का जो है रुद्रदामन। और इसका पहला आता है जिसमें गांडो फर्नीज आता है। इसके अलावा कुषाण आता है,
कुषाण में कुजुल कट फिशेस आता है, बिंब कट फिशेस आता है, कनिष्क प्रथम आता है, वासुदेव अंतिम शासक होता है। हम पहले हिंदी यूनानियों के बारे में देखें। इसने जारी किए थे सिक्के गार्गी संहिता और जो है मालविकाग्निमित्रम है ना, मालविकाग्निमित्र। सेल्यूकस निकेटर जो होता है पश्चिम व जो है एशिया में विशाल साम्राज्य का विस्तार करता है। और पोर्तुगीज का जो है एंटियोकोटस द्वितीय आता है जो बैक्टीरिया तथा जो पार्थिया का उदय होता है उसमें। बैक्टीरिया वंश में जो है डेमेट्रियस का जो है भारत पर आक्रमण होता है 190 ईसा पूर्व में है ना। तो हिंदी यूनानी वंश में जो है 2 शाखाएं होती है, एक डेमोट्रियस या जो है यूथेडेमस, एक होता है यूक्रेटाइडियस वंश। इसकी जो है राजधानी साकालिया सियालकोट होता है, इसकी राजधानी तक्षशिला होता है। ठीक, अब जो है यूथेडेमस इसमें जो है होते हैं और डेमोट्रियस होते हैं, मिनांडर होते हैं, स्ट्रेटो होते हैं। इसमें जो है इक्रेटाइटेज होता है, एंटीयालकिड्स होते हैं, आर्केबिएट्स होते हैं, हर्मियस होते हैं। अब देखेंगे प्रमुख शासक पहले इसके, ठीक है, पहले हम इसके देखेंगे डेमोट्रियस उसका, ठीक है। तो डेमोट्रियस में जो है देखेंगे 190 ईसा पूर्व में अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध पर जो है अधिकार करता है। द्विभाषिक सिक्के इसने चलाए, यूनानी व जो है खरोष्टी, और राजधानी इसका जो है साकालिया सियालकोट माना जाता है। मिनांडर इसी का शासक आता है ना। ये देखो राजा मिनांडर है और ये देखो बौद्ध भिक्षु, ठीक, इनसे होता है शास्त्रार्थ। सबसे प्रसिद्ध जो है हिंद यवन या जो है बैक्टीरियाई शासक माना जाता है मिनांडर। बैक्टीरिया यवन में जो है उत्तर पश्चिम भारत से बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की ये दीक्षा भी लेता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे मिलिंद पनोह जो है नागसेन में जो है ना, मिलिंद पनोह एक लिखा है बुक नागसेन ने, जिसमें जो है मिलिंद के मध्य का जो है दार्शनिक वार्तालाप लिखा है। अब मिलिंद जो है हीनयान शाखा से आता है, सिक्कों पर धर्मचक्र बनाया हुआ था। पहलावा शाखा आक्रमण के पश्चात सप्तमी होता है। देखेंगे प्रभाव में बताया सबसे पहले भारत में जो है सोने के सिक्के जारी किए। सिक्कों पर जो है भारत के नाम, सिक्कों पर जो है शासकों के नाम होते थे। भारत में हेलेनिस्टिक कला का जो है आरंभ होता है, गांधार कला। जैसे पहले हमारे यहाँ पर्दा वर्दा कोई थोड़ी लगाता था, पर्दा वर्दा इन्हीं के समय में आ गया, ये सब अंग्रेज ले आए हमारे यहाँ। ठीक, जो इंडो ग्रीक थे वो सिक्का, ये मूर्ति वगैरह देख लो हैं। गांधार कला में जो है आता है, इसमें यवनिका है ना, भारत में पर्दे का प्रचलन भी स्टार्ट हो जाती है। अब शक सिथियन जो मरुंड है वो आते हैं। मध्य एशिया में ये 5 शाखाएं इनकी विभाजित है, जिसमें उत्तरी क्षतप होता है ना, तक्षशिला, मथुरा, और पश्चिमी क्षत्रप में नासिक और उज्जैन आता है। तक्षशिला में जो है माउस, तक्षशिला ताम्रपत्र होता है। मथुरा में जो है राजुल, मथुरा सिंह शीर्ष होता है। नासिक में जो है पश्चिमी क्षत्रप में नासिक में जो है क्षहरात वंश का नहपान है ना, और उज्जैन में जो है कार्दमक या जो है चष्टन वंश का जो है रुद्रदामन। देख लो पैरेलल ही सब आ रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे मथुरा के जो शक हैं पहले उनके बारे में। तो ये ना प्रथम वह जो है मुख्य शासक होते हैं रजुल जो ना राजबुल, इंडो ग्रीक शासकों को ये हराते हैं। और सोडास जैन ग्रंथ जो है काचार्य कथानक है ना, 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के जो है स्थानीय शासक विक्रमादित्य ने जो है शकों को हराया और विक्रम संवत या मालवा संवत का प्रारंभ किया था। 14 राजाओं ने जो है विक्रम संवत की जो है ना विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सबसे महान जो है विक्रमादित्य गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, इसके बाद आता है उज्जैन या मालवा के जो शासक होते हैं कार्दमम या जो है चेष्टन वंश। इसमें संस्थापक चेष्टन होता है, प्रमुख जो है रुद्रदामन, अंतिम जो है रुद्रसेन तृतीय होता है। रुद्रदामन, तो रुद्रदामन में जो है क्षेत्र विस्तार उपाधि है ना, क्षेत्र विस्तार इसका कहाँ होता है, तो सिंध में, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, गुजरात या कठियावाड़ व जूनागढ़। उपाधि इसमें जो है महाक्षत्रप या जो है भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक। ठीक, ये जो है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख इसका होता है, जहाँ पे सुदर्शन झील की इन्होंने मरम्मत करवाई और जिसमें दिया गया जूनागढ़ का जो गिरनार अभिलेख है उसमें ये चीज़ें दी गई हैं।
कि जो है सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया गया है ना रुद्रदामन के द्वारा। और जो है संस्कृत भाषा का अभिलेख जो है, संस्कृत का प्रथम अभिलेख भी वहीं पे। और ब्राह्मी लिपि का वह जो है काव्य शैली 20 पंक्तियाँ उसमें लिखी है ना। सातवाहन शासक जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को जो है ना 2 बार पराजित किया इसने, ठीक है। सातवाहन शासक जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को ना इसने रुद्रदामन ने 2 बार ही पराजित किया था। और भारत में जो है सर्वप्रथम ना तिथि युक्त मुद्रा शासकों ने जारी की है ना। अंतिम शासक जो है रुद्र सिंह तृतीय था। इसके बाद जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया, जो है मालवा क्षेत्र में जो ना व्याघ्र शैली में जो है चांदी के सिक्के चलवाए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको हराया और मालवा क्षेत्र को इसने कब्जा कर लिया और क्षेत्र में जो है ना व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक। इसके बाद आता है पहलव, ये पार्थियाई वंश, ठीक है। अब देखो जो यूनानी आक्रमण होता है मैं आपको बता दूं भारत का ना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन शुरू हो जाता है, सिक्कों पर नाम लिखने की जो प्रथा होती है वो चालू हो जाता है। हमने बताया पर्दा चालू हो जाता है ना, और बहुत सारी चीज़ें ये सारी, ठीक। शासक हमने सिथियन के बारे में भी आपको बता दिया, सिथियन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया ना, क्योंकि ये जो है 2 इसकी उत्तरी शाखा पश्चिमी शाखा थी, ठीक। अब हम पहलव के बारे में देखेंगे। तो पहलव वंश जो है इसकी उत्पत्ति ना ईरान की तरफ होती है, ईरान से आए होते हैं ये। और प्रथम शासक जो है इसका ना मित्रदात प्रथम होता है ना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसका शासक होता है वो गोंडोफर्नीज होता है, जिसकी राजधानी जो है तक्षशिला होती है। सेंट थॉमस नाम का जो एक ईसाई पादरी था, ये भारत में आया था, ये मद्रास की तरफ, ठीक। और कुषाण के जो शासक थे उन्होंने इसका अंत कर दिया था। वर्तमान पाकिस्तान में एक बौद्ध मठ बनवाया और नाम तख्त है वो वही जो है वही किया था, ठीक। अब बता देते इसकी, जैसे पहला वंश में ये मूल रूप से पार्थिया या